अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे गांव में आए हुए कई दिन हो चुके थे और मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं अपनी 21 साल ज़िंदगी में पहली बार गांव आया था। मेरा आने का कोई इरादा न था, लेकिन चूंकि फूफो ने बहुत असरार से बुलाया था क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी जो थी। लेकिन एन शादी से 2 दिन पहले मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अम्मी और अब्बू हैदराबाद चले गए थे और मुझे यहाँ गाँव आना पड़ा। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि मैं वहाँ बोर हो जाऊँगा, लेकिन बाद में ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मैं जैसे ही गांव आया तो मुझे स्टॉप से रिसीव करने के लिए मेरे कजन्स आए थे। उनकी गर्मजोशी देखकर यूं लगता था जैसे वो मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहली रात गपशप में हम सब कजन्स ने जाकर गुजार दी और खूब एंजॉय किया। अगले दिन से शादी शुरू थी। मेहंदी का फंक्शन था। हम इसके लिए प्लानिंग करते रहे। शादी जमील भाई की थी। वह मेरी इकलौती फूफो के इकलौते बेटे थे। उनसे छोटी 2 बहनें बतूल और आफिया थीं। फूफो से छोटे मेरे अब्बू थे और मैं अपने अब्बू की वाहिद औलाद था। सबसे छोटे राहिल चाचा थे। उनके 3 बेटे हमजा, नुमान और असद थे। हफ्सा हमजा से छोटी और नुमान असद से बड़ी थी। मेरी नुमान, असद, बतूल और आफिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि हमारी उम्र में कुछ खास फर्क ना था। कई दिन यहाँ गुजर गए थे और शादी भी ख़त्म हो गई थी और यूनिवर्सिटी से भी बहुत छुट्टियाँ हो चुकी थीं, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहता था। अपने ख्याल का इजहार मैंने नुमान से किया। हम दोनों खेतों की सैर करके वापस आ रहे थे। यार, मैंने फैसला किया है कि मैं कल वापस चला जाऊंगा, मैंने नुमान से कहा। भाई, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पहली बार तो गांव आया है, पहले अपने गांव को अच्छे से देख तो ले। हम लोग पहली बार मिले हैं, कुछ मेमोरीज तो बनाने दे। नुमान के लहजे से नाराजगी टपकने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, मैं तुम सब लोगों की मोहब्बत को समझता हूँ और इस बेलौस मोहब्बत के लिए भी मशकूर हूँ, लेकिन मेरी जान, मैंने वापस कभी ना कभी तो जाना है और अब तो अम्मी अबू भी हैदराबाद से वापस आ गई हैं। तुम भी कभी हमारी तरफ आओ ना। हाँ, देखते हैं। नुमान मेरी बात तो समझ गया था, मगर उसका मूड ऑफ हो चुका था। अच्छा, मेरे जाने से पहले मुझे अपनी लव स्टोरी अपने मुंह से नहीं सुनाओगे? मैंने नुमान का मूड ठीक करने के लिए कहा। यार, तुम जानते तो हो ना, मैं बतूल को पसंद करता हूँ, नुमान ने झिझकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी। उसके अंदाज पर मुझे हंसी बहुत आई और प्यार भी। वो इसी तरह का था, थोड़ा शर्मीला और निहायत साफ दिल का मालिक। यार, तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो। अब तो लड़कियां भी खासी बोल्ड हो गई हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम बतूल से अपने दिल की बात कैसे करोगे? मैंने अपना लहजा थोड़ा सा बड़े भाइयों की तरह सख्त किया। वैसे भी वो मुझसे 2 साल छोटा था। बस ऐसा ही हूं मैं, और मैं जानता हूं कि बतूल को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। और शायद नुमान बात करते करते हिचकिचाने लगा। हाँ, और क्या पता है तुम्हें? मैंने नरमी से पूछा। शायद कि वो भी मुझे लाइक करती है, नुमान ने कदरे शर्माते हुए सादगी से कहा। उसके चेहरे का रंग पहले के मुकाबले में ज्यादा सुर्ख हो गया था और मैं उसकी कैफियत पर खूब महजूज हुआ था। खेत भी खत्म होने को थे और ट्यूबवेल के सामने घर नजर आ रहा था। नुमान, मेरे भाई, देखो, बतूल एक लड़की और लड़कियां कभी खुद मोहब्बत का इजहार नहीं करती। अगर तुम उसके लिए वाकई सीरियस हो तो जाकर उससे अपने दिल की बात कह दो। ये ना हो कि देर हो जाए। तुम एक मर्द हो और मर्दों की तरह हिम्मत और बहादुरी दिखानी चाहिए। इतना कहकर मैंने नुमान का कंधा थपका और घर में दाखिल हो गया। नुमान चंद लम्हात बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर वो भी मेरे पीछे आ गया। ये राहील चचा का घर था। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब किचन था और सामने एक कमरा। बाएं तरफ छोटे से स्टोर के बाद 2 कमरे थे जिनके सामने छोटा सा बरामदा भी बना हुआ था। अलबत्ता किचन और स्टोर बिल्कुल आमने सामने थे। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए तो किचन से आते आफिया, बतूल और हफ्सा की शोरनुमा बातों ने हमें अपनी जानिब मबजूल किया। हम दोनों ही किचन में दाखिल हुए। सामने वो तीनों ही थीं। सर्दी से बचने के लिए चूल्हे में लकड़ियां सुलगाई हुई थीं। कहाँ गए थे हमीन? मैं और आफिया तुम्हारे लिए यहाँ आए और तुम लोग मंजर से गायब हो गए, बतूल शिकवा कना थी। उसकी बात सुनकर मैं उसे कोई जवाब देने ही वाला था, लेकिन मुझसे पहले हफ्सा ने बतूल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे लिए आई हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए, और आफिया हमीन के लिए। बतूल ने भी हारना नहीं सीखा था। हफ्सा, बाकी घर वाले कहाँ हैं? नुमान ने इस नोक झोंक में मुदाखलत की। अम्मी तो ऊपर फूफो के घर गई हैं। अब्बू का मुझे पता नहीं। हमजा भाई और असद क्रिकेट मैच के लिए। हफ्सा ने सबकी मालूमात को अपडेट किया। तुम लोगों को पता है कि कल हमीन जाने वाला है? नुमान ने सबको बताया। सबसे पहले हफ्सा को हैरत हुई थी, लेकिन इसके अलावा उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो हमेशा मुझसे कम कम बात करती थी, बहुत ज़रूरत के वक्त। हमीन, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है यार? क्या वहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे लिए रो रही हैं? मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ ना, आफिया ने कहा था। आफिया इस टाइम पीरियड में बीवी नहीं होती, लेकिन जीएफ होती है। हफ्सा जीएफ पर जोर देते हुए बोली थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तरदीद करते हुए कहा। कभी ना कभी तो जाना है ना वापस, और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी से बहुत छुट्टियां हो गई हैं।
और तीसरी बात यह कि अम्मी अबू भी हैदराबाद से वापस आ गई हैं और मेरे बगैर बहुत तंग हो रही हैं, इसलिए मुझे कल जाना होगा। मैंने बात मुकम्मल की तो सबके चेहरे उदास से हो गए थे। मेरी नज़र बतूल पर पड़ी। वो और नुमान एक दूसरे को खामोश निगाहों से तक रहे थे। 15वीं सदी की इस खामोश मोहब्बत की मासूमियत पर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका था। रात के 10:30 बज चुके थे। मैं कमरे में लेटा हुआ था। कल सुबह मेरी वापसी थी। मेरे साथ कमरे में नुमान था और वो थक कर सो चुका था। उसकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी। आज शाम को हम कजन्स गांव में खूब घूमे फिरे थे और वापसी पर मैं नुमान के कहने पर इधर आ गया था, क्योंकि फूफो के घर में कोई लड़का नहीं था जो मुझे कंपनी दे सके। जमील भाई भी अपने ससुराल गए हुए थे और आज रात वहीं रुकने वाले थे। अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर रिफ़त चची अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा परेशानी से धुआं धुआं हो रहा था। चची, आप जाग रही हैं अभी तक? मैं बिस्तर से उठ बैठा। अमीन, असल में तुम्हारे चचा को तुम्हारी फूफो ने कहा था कि शादी में जिस शख्स ने खाना बनाया था उसे जाकर उसके पैसे दें, और वो शाम से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे। बेटा, तुम और नुमान दोनों चले जाओ और उसके घर से उसका पता कराओ। मेरा दिल हौल रहा है। यूं लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चाची, आप परेशान ना हो, मैं खुद जाकर पता करता हूँ। शायद मौसम की वजह से चचा वहां रुक गए हों, और नुमान को रहने दें क्योंकि उसे पहले ही हल्का बुखार हो गया है। मैंने कहा और उठकर चारपाई के नीचे से अपने जूते पहने। बेटा, मुझे एहसास है कि तुम हमारे घर में मेहमान हो और मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। हमजा और असद को भी आज ही क्रिकेट के लिए दूसरे गाँव जाना था। चची नादिम से नजर आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं इन कामों से तंग नहीं होता। वैसे भी मुझे रात को घूमना भी पसंद है। मैंने कहा और घर से निकल आया। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा था। पहले हल्की सी आंधी आई थी और तेज बारिश भी हुई थी, मगर अब बारिश का जोर टूट गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो बहुत भली महसूस हो रही थी। कभी कभार बारिश की बूंदें भी गिर जाती थी। अभी मैं खाने वाले के घर से थोड़ा ही दूर था जब मेरा मोबाइल रिंग करने लगा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। चची की कॉल थी। गालिबन मौसम ठीक होते ही मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी थी। जी चची, मैं बस उनके घर तक पहुंचने वाला हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे चचा घर आ गए हैं। असल में वो अपने एक दोस्त के पास चले गए थे। तुम फौरन घर वापस आ जाओ। जी अच्छा चची, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और कॉल काट दी। घर के लिए लंबे लंबे डग भरने लगा। बादलों के टुकड़ों से चांद आंख मचोली कर रहा था और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा और इसके बाद मुझे यूं लगने लगा जैसे कोई है जो मेरे साथ चल रहा है। उसकी अनदेखे कदमों की चाप मुझे सुनाई देने लगी। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं आबादी से भी थोड़े फासले पर था और यहाँ बंदा न बंदे की जात। मेरा डरना फितरी अमल था। मैंने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। उस अनदेखे नादीदा वजूद की भी रफ्तार तेज हो गई। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने अपने आसपास गौर किया तो जिस बात का मुझे इदराक हुआ उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं अब भी उसी जगह खड़ा था जहां से वो हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा था। मुझे अपने दाएं तरफ से कदमों की आवाज आ रही थी। किसी का वजूद महसूस हो रहा था। अचानक मेरी दाएं जाने वाली कलाई उस नादीदा वजूद ने पकड़ ली। मुझे लगा मेरे जिस्म के बाल खड़े हो रही हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने डरते हुए उस जानिब देखा। वहां पहले धुआं फैला और फिर अचानक उस धुएं से एक नौजवान बरामद हुआ। वह बहुत ही खूबसूरत था। भूतों के बारे में तो मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही भयानक और खौफनाक होती हैं, मगर ये क्या ये भूत था? उसने सफेद रंग का अजीब सा लिबास पहन रखा था जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सकता। कौन हो तुम? मैंने अपना डर छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं एक जिन हूं, उसने आम से अंदाज में बताया। मैं उसको मुंह तकने लगा और मेरी हैरत को देखकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी एक दर्द छुपा हुआ था। अजीब किस्म का जिन था वो। उस जिन का नाम याकूत था। वह मुसलमान तो ना था मगर उसका शुमार शरपसंद जिन्नात में नहीं होता था। उसे उसकी बस्ती से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक आदमजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार जो हो गया था। उस आदमजादी के लिए उसने अपनी मंगेतर रोशनी को छोड़ दिया था, इसलिए उसे वो कबीला छोड़ना पड़ा और उस आदमजादी ने भी उसको दिलो जान से कबूल किया था। मगर फिर अचानक वो आदमजादी 6 फुट जमीन तले उतर गई और याकूत की जिंदगी अंधेर हो गई। याकूत ने अपनी मुख्तसर सी रुदात सुनाई तो मैं उस तरफ देखने लगा। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो अमीन, क्योंकि वो आदमजादी जिंदा है। मेरा इल्म मुझसे कहता है कि वो सांसें ले रही है। उसने खुद को मरा हुआ इसलिए जाहिर किया है क्योंकि शायद वो मुझसे उकता गई है। वो अपने जैसे किसी आदमजाद के साथ रहना चाहती है। क्या कह रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो याकूत की मंगेतर थी, फिर वो लड़की या शायद चुड़ैल जिसका नाम याकूत ने पहली मुलाकात में रोशनी बताया था। वो चुड़ैल याकूत की महबूबा के पास आई और उसने कुछ पढ़कर उसकी जानिब फूंक मारी तो याकूत की महबूबा बिल्कुल साकित हो गई। अगले मंजर में उसको कब्र में दफनाया जा रहा था और फिर मैंने आंखें खोल दी थी। हर बात वाज़ेह हो चुकी थी। वो चुड़ैल रोशनी, जिसका नाम ही रोशनी था,
वो खुद तो स्याह अंधेरे से भी बदतर थी। उसने याकूत की महबूबा के साथ ऐसा किया था सिर्फ हसद की बिना पर। इसके लिए उसने एक लड़की को जिंदा कब्र में दफना दिया था। वह लड़की बेवफा न थी, बावफा थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि अभी तक वो लड़की उस कब्र में जिंदा कैसे थी? क्या मुअम्मा था ये? मैं हिसार से निकल आया और याकूत को 3 बार बुलाया तो वो मेरे सामने हाजिर हो गया। क्या हुआ हमीन, तुम्हें सब पता चल गया है क्या? याकूत ने बहुत उम्मीद से मुझसे पूछा और मैं उसे सारी बात बताने लगा तो उसका मुंह गुस्से से लाल पीला होने लगा। रोशनी इस हद तक जा सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त रोशनी पर गुस्सा करने से ज्यादा और भी बातें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका चेहरा क्यों नहीं देख सका, क्यों उसके मुंह के सामने स्याह धुआं फैला हुआ था। इस बात का जवाब तो अब हमें वो खुद देगी हमीन, क्योंकि हम अभी इसी वक्त ये कब्र खोद कर उसे बाहर निकालने वाले हैं। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? कब्र खोदने का सुनकर ही मेरे हाथों के तोते उड़ गए। हमीन, तुमने आखिरी हद तक मेरा साथ देने का मुझसे वादा किया था, याकूत के लहजे में शिकवा दोहराया। लेकिन अगर तुम खौफजदा हो तो तुम जा सकते हो। तुमने वैसे भी अब तक बिना किसी मुफाद के मेरा बहुत साथ दिया है और इसके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा और चलो इस कब्र को खोदना शुरू करते हैं। याकूत ने वहां दरख्त से 2 मोटी मोटी लकड़ियां तोड़ी और हमने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। आधे घंटे में कब्र खुल चुकी थी और फिर हमने बहुत मुश्किल से सिलें हटाई थी और याकूत ने उस लड़की को कब्र से निकाला और बाहर लिटा दिया। गालिबन वो अभी तक सकते में थी। मैंने धीरे से उसके मुंह से कफन हटाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कफन उसके मुंह से हट गया था। मुझे लगा वो कफन मेरे मुंह पर पड़ गया है। यूं लगा जैसे हर शय साकित हो गई हो। कब्रिस्तान में लगे हुए भारी दरख्त मुझ पर आन गिरे हों, क्योंकि कफन में लिपटा हुआ जो वजूद मेरे सामने था वो मेरी रगोजान से भी करीब था। वही तो थी मेरा पहला प्यार, मेरी पहली चाहत, मेरी पहली तमन्ना। वही तो थी जिसकी वजह से मैं हफ्सा के ख्वाबों को सहारा न दे सका था। ये तो मैं जानता था कि वो किसी और की हो गई है, मगर ये ना पता था कि वो मनो मिट्टी तले भी चली गई है, वो भी जिंदा। या मेरे रब, ये क्या हो रहा है? मैं उठकर वहां से जाने लगा तो याकूत ने मुझे ना रोका। वो उसे होश में लाने की कोशिश में मसरूफ था। सादिया को मैं अपने कॉलेज टाइम से जानता था। वो पहले हमारे पड़ोसी थे और इसके बाद दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए थे। मैं उससे मोहब्बत करता था, बल्कि नहीं मोहब्बत नहीं, मैं उससे इश्क करता था। पागलों की तरह उसे पूछता था। उससे इतनी मर्तबा इजहार किया था मैंने, मगर उसने कोई जवाब ना दिया था। फिर वो लोग दूसरे इलाके में चले गए। उसने मुझे मैसेज का जवाब देना भी तर्क कर दिया और कुछ अरसे बाद उसकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। मैंने बहुत कोशिश की उसकी शादी रुकवाने की, मगर मैं उस वक्त 19 साल का एक बेवकूफ़ सा लड़का था और वो किसी और की हो गई थी। बहुत अजियत सही थी मैंने, और इस अजियत ने मुझे बाद में बहुत बहादुर बना दिया था। और आज मैंने अपने हाथों से उसकी कब्र खोली थी। क्या वो वाकई इस जिन याकूत से प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो एक जिन है? मैं घर आ गया था और अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। ये सोचकर तो जैसे दिल आग पर रखा हुआ बर्फ का गोला बन जाता कि वो किसी और के साथ थी। वो अजियत जो मैंने 2 साल पहले उठाई थी, आज 2 बार उससे गुजर रहा था। लेकिन सादिया 2 साल से उस बंद कब्र में जिंदा कैसे थी? ये कैसा मुअम्मा था जो किसी सूरत में हल नहीं हो रहा था? मैं बिस्तर पर करवट बदल रहा था, मगर दिल को किसी लम्हे करार ना आ रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं समझा कि याकूत होगा, मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां याकूत की मंगेतर खड़ी थी, जिसे मैंने अपने अमल के बाद तसव्वुर की निगाह से देखा था। हमीन, तुमसे बात करने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम उस आदमजाद सादिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, और मेरा महबूब जो कि अब तुम्हारा दोस्त बन चुका है वो भी उसी पर मर मिटा है। वो ये बात भूल चुका है कि वो एक आदमजादी है। अब क्या लेने आई हो मेरे पास? मैंने लेटे लेटे कहा और अपने हाथ को अपनी आंखों पर रख लिया था। सब बर्बाद हो गया है। याकूत यहाँ आने वाला है, मेरे साथ चलो तुम। यहाँ हमारा बात करना मुनासिब नहीं है। रोशनी का लहजा चौकन्ना हो गया। मुझे कहीं नहीं जाना और तुम भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम लोगों के मसले और मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। तुम यूं नहीं मानोगे। रोशनी ने इतना कहा और आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली तो मेरे जिस्म को जोर से झटका लगा और सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं अपने घर से मीलों फासले पर एक जजीरे पर था। मैं एक घने जंगल में था और मुझे पानी के झरनों और समुंदर की लहरों की आवाजें आ रही थी। इससे पता चल रहा था कि ये एक जजीरा है। मेरे सामने रोशनी खड़ी थी। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? मैंने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैंने तुमसे बात करनी थी और वहां याकूत आने वाला था, रोशनी ठंडे लहजे में बोली। और सिर्फ अपनी बात करने के लिए तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मैं आसपास हैरत से देखते हुए बोला। ये हमारी दुनिया है, वो दुनिया जिससे मेरा और याकूत का अपनी पैदाइश से ताल्लुक है। हम यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन ये तो कोई वीरान जजीरा है। वो मुस्कुराई। हाँ, ये जजीरा जरूर है, लेकिन वीरान नहीं है। इसमें इस वक्त हजारों जिन्नात तुम्हें देख रही हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उन्हें देख सको। मुझे फजूल में डराने की जरूरत नहीं। मैंने नाक से गोया मक्खी उड़ाई। अच्छा ये देखो फिर।
इतना कहकर उसने कुछ पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंक मारी तो देखते ही देखते वो जजीरा मुख्तलिफ किस्म के लोगों से भर गया। उनमें कुछ याकूत और रोशनी की तरह प्यारे थे और कुछ तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। कुछ तो लिबास की कैद से बिल्कुल ही आजाद थे और उनके स्याह और सुरख लंबे तिरंगे जिस्म भयानक किस्म की हैयत लिए हुए थे। मैं ये सब देखकर डर सा गया। ना जाने मैं क्यों इन जिन्नात में फंस गया था। बेख्तियार मैंने ये सोचा। रोशनी ने फिर वही विर्द पढ़कर अपने आसपास फूंका और वहां पहले जैसी वीरानी छा चुकी थी। मैं रोशनी की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? उसके लहजे में तंज की काट थी। हाँ बोलो, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैंने बादल नख्वास्ता कहा। देखो हमीन, तुम अब तक हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले और मेरे पास उन सवालों के जवाब हैं। सादिया की कब्र के कतबे से उसका नाम कैसे मिटा था? मैंने पहला सवाल किया। वो मैंने तुम लोगों के आने से पहले मिटा दिया। मैंने जब अपने अमल में सारी हकीकत जान ली थी तो सादिया के मुंह के सामने स्याह धुआं कैसा था, मैं उसका चेहरा क्यों ना देख सका? मैंने तुम्हारे अमल से पहले एक ऐसा मंत्र पढ़ लिया था कि तुम सादिया को ना देख सको, क्योंकि मैं जान गई थी कि सादिया ही वो लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और सादिया को इतना अरसा तुमने जिंदा क्यों और कैसे रखा? अमीन, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ। रोशनी ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। मेरा और याकूत का रिश्ता बचपन से तय था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन याकूत ने मुझसे बेवफाई की। उसने मुझे छोड़कर एक आदमजादी को अपनाने का फैसला कर लिया था और मैंने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए सादिया पर अपनी ताकतों से सख्ता तारी कर दिया था और लोगों ने उसे मुर्दा समझ के दफना दिया। मगर मैं इंसानों के गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहती थी, इसलिए मैंने सादिया की कब्र में एक छोटा सा सुराख बना दिया था हवा की आमदोरफ्त के लिए। मैंने 2 साल उस आदमजादी को अपनी ताकतों के बलबूते पर जिंदा रखा। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि याकूत मेरी तरफ लौट आए, मगर हुआ इसके बरक्स। याकूत उस आदमजादी को बेवफा समझने लगा, क्योंकि उसकी ताकतों ने उसे ये तो बता दिया था कि वो आदमजादी जिंदा है, मगर वो कहाँ है ये वो नहीं जान पा रहा था, क्योंकि मैंने पहले एक बंदिश की हुई थी। इस बंदिश की वजह से याकूत कभी नहीं जान सकता था कि उसकी महबूबा जिंदा कब्र में दफन है। मैं समझ रही थी कि अब मेरा याकूत मेरे पास लौट आएगा, मगर हायरे मोहब्बत में पाली हुई खुशगुमानियां। वो वहां आदमजादों से मदद मांगने लगा। उसने अपनी मोहब्बत की वजह से अपने वकार को दाव पर लगा दिया, लेकिन आदमजाद हमसे डरती हैं। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। और फिर याकूत तुमसे मिला, तुम उसका साथ देने लगे और तुम लोगों ने बहुत से सच भी जान लिए। फिर मैंने तुम्हारे बारे में अपनी ताकतों से जानकारी हासिल की। फिर पता चला कि तुम भी उसी लड़की से मोहब्बत करते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि याकूत की महबूबा असल में वो लड़की है जिसे तुम चाहते थे, क्योंकि यूं इस आदमजादी को और भी हमदर्दी मिल जाती और ये मुझे गवारा नहीं था। मैंने सादिया की कब्र के कतबे से उसका नाम मिटा दिया। मैंने इसलिए तुम्हारे अमल में तुम्हें सादिया का मुंह न देखने दिया और अब फैसला तुमने करना है। रोशनी ने एक एक बात मुझे तफसील से बता दी। कैसा फैसला? मैंने हैरत से पूछा। यही कि मेरा साथ दोगे या मेरे खिलाफ कदम उठाओगे? तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम्हें भला एक इंसान के साथ की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि तुम उस सादिया को लेकर हमारी दुनिया से बहुत दूर चले जाओ, लेकिन पहले याकूत को एहसास दिलाओ कि उसके लिए सादिया नहीं बनी, तुम्हारे लिए बनी है। उसके लिए मैं हूँ, सिर्फ मैं और तुम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच में मोहब्बत करती हैं। तुम्हें मैं तुम्हारी दुनिया में दोबारा छोड़कर आती हूँ। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम सोच लो कि तुम मेरा साथ दोगे तो अपनी खोई हुई मोहब्बत दोबारा पा सकोगे। रोशनी ने इतना कहा और मेरी कलाई को एक बार फिर पकड़ा। पहले की तरह मुझे एक झटका लगा और अगले ही लम्हे में अपने कमरे में था। रोशनी मुझे हजारों फिक्रों में गलता छोड़कर वहां से गायब हो गई। मैं आज इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी आया था, मगर किसी चीज में भी दिल नहीं लग रहा था। बस हर लम्हा सादिया का ख्याल आ रहा था। कुछ अरसा पहले मैं बहुत मुश्किल से इस गम से निकला और अब एक बार फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अजीब किस्म के हालात में फंस गया था। तो आज रात रोशनी दोबारा आने वाली थी। मुझे अपने इस फैसले के बारे में बताना था। बेशक मैं सादिया को दोबारा हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं सादिया को कोई दुख नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए सादिया की खुशी हर शय से मुकद्दम थी और मैं अपने दोस्त याकूत को भी दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं इस दिल का क्या करता जिसने हर लम्हा हर पल सिर्फ सादिया को देखा था, सिर्फ उसे चाहा था, सिर्फ उसे पाने की तमन्ना की थी। मैं कैसे अपनी मोहब्बत का तोहफा अपने दोस्त को दे दूं? आज मुझे अपने महबूब और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना था। अगर मोहब्बत को चुना तो अपने महबूब की खुशी के लिए मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी, और अगर अपने महबूब को चुना तो अपनी खुशी के लिए मुझे अपने आप से उसकी मोहब्बत की कुर्बानी लेनी होगी। ओह, ये इंतखाब कितना मुश्किल है, कोई मेरे दिल से पूछे। जैसे तैसे करके यूनिवर्सिटी में दिन गुजारा और 3 बजे घर वापस आ गया। खाना खाया और अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया और याकूत को 3 बार पुकारा। वो मेरे सामने था। आज उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी सारी उदासियां गायब थीं और शायद उसकी उदासियां मेरी तरफ ट्रांसफर हो गई थी। याकूत आगे बढ़ा और मेरे गले लग गया। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। अमीन, मैं बहुत खुश हूँ।
तुमने मेरी जिंदगी में नए रंग भर दिए। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। याकूत मेरे गले से लगा हुआ ये सब कुछ कह रहा था। फिर अचानक उसने मुझे छोड़ा, यूं जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ हो। वह इर्द गिर्द चलकर अपनी नाक को सुकेड़कर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। वो बोला तो उसकी आवाज़ जैसे किसी अंधे कुएं से आती महसूस हो रही थी। यहाँ और कौन आया था अमीन? कौन आया था? क्या मतलब? यहाँ तुम्हारे अलावा कौन आ सकता है भला? मैंने नजरें चुराते हुए कहा। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे अमीन? मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई गैर मरई मखलूक आई है। मुझे बताओ कौन आया था? क्या रोशनी? कहीं वो एक बार फिर मेरी शादियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती? याकूत दुरुस्त अंदाज लगा रहा था और इन लम्हात में मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे किसको चुनना है, महबूब को या मोहब्बत को। याकूत, मैंने तुम्हें कुछ बताना है, मैंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा। वह सवालिया नजरों से मुझे तकने लगा और मैं उसे सब सच सच बताने लगा। अपनी सादिया से मोहब्बत से लेकर रोशनी से मुलाकात तक सब कुछ। वह चुपचाप मुझे सुनता रहा और मैं बोलता रहा। तो तुम हो वो इंसान जिसके बारे में मुझे सादिया ने बताया था कि उससे यकतरफा मोहब्बत करते हैं। जानती हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी जान में अपने हाथों से लेने में जरा भी देर न लगाता। मगर तुम्हारे मुझ पर बेशुमार एहसान है और आज मैं वह एहसान उतार रहा हूं तुम्हारी जान बख्श कर। और रही उस रोशनी की बात, तो आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसकी वजह से मेरी सादिया कब्र में कैद रही थी और सजा का वक्त आ गया है। तुम्हारा मेरा ताल्लुक इतना ही था और आज से हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म। तुम जा सकते हो यहाँ से अब। मैं हैरत से इस जिन को देख रहा था जिसने अपना काम होती ही आंखें माथे पर सजा ली थी। क्या जिन भी हम इंसानों की तरह शफ़ाक और खुदगर्ज हो सकती हैं? वह जिन वहां से गायब हो गया और मैं शिकस्ता कदमों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। फूलों से भरा हुआ एक बागीचा था। हर सू रंगारंग फूल महक रहे थे। उनकी खुशबू से बागीचा मुअत्तर था। बागीचे के वस्त में वो दोनों बैठे हुए थे। सादिया ने अपना सर याकूत की गोद में रखा हुआ था। दोनों के लबों पर सरशार मुस्कुराहट थी। सादिया के हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था जो गालिबन याकूत ने उसे दिया था। धीमी धीमी हवा उन दोनों के बालों और लिबास के साथ अटकेलियां कर रही थी और याकूत सादिया को कोई गीत सुना रहा था। एक झटके से मेरी आंख खुली और अब मुझे नींद में भी अजाब सहना पड़ा। अचानक मेरे सामने धुआं फैला था और उस धुएं से रोशनी निकली। वो जख्मी थी। उसके जिस्म से खून निकल रहा था जो उसके लिबास को रंगीन कर रहा था। क्या हुआ है? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? किसने तुम्हें जख्मी किया है? मैं बिस्तर से उठ बैठा। उसी जालिम ने जिससे मैंने बेहद मोहब्बत की, उसी ने मेरा ये हाल किया है। वो उस आदमजादी के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। हमीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात मैं तुमसे तुम्हारे इंतखाब जानने के लिए आऊंगी, मगर अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। याकूत ने मुझे जख्म दिए हैं और अब मेरी सारी ताकतें भी मुझसे छिन गई हैं। कुछ लम्हात में मैं मर जाऊंगी हमीन, मैं मर जाऊंगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस पर बेतहाशा तरस आया। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे। मैं उठकर उसके पास आया, लेकिन तब उसके जिस्म को झटके लगने लगे और फिर वह बेजान होकर गिर गई। वह मर चुकी थी और कुछ लम्हों में वो वहां से धुआं बनकर गायब हो गई। उसे उसके दर्द से हमेशा हमेशा के लिए रिहाई मिल गई थी और ये रिहाई दिलाने वाला भी उसका अपना था, याकूत। याकूत, कहाँ हो तुम? फौरन मेरे पास आओ। इतना सब कुछ देखकर मेरे असाब छल हो गए थे और मैंने चिल्ला चिल्ला कर याकूत को बुलाया था। वो मेरे सामने था, बहुत बदल गया था। उसकी मासूमियत ना जाने कहाँ चली गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो नागवारी से बोला। तुमने रोशनी को इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी याकूत? वो प्यार करती थी तुमसे। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में दुख दर आया था। ये मेरा और उसका जाती मामला है, तुम दखल मत दो। मैं रोशनी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो चला गया और मैं उसे देखता रह गया। वो एक जिन था और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सिवाय सबर के मेरे पास करने को कुछ भी ना था। जिस दर्द से मैं और रोशनी गुजरे हैं, खुदा करे तुम भी उस दर्द से गुजरो। बेख्तियार मेरे दिल से बद्दुआ निकली थी। मुझे नहीं पता था कि वो बद्दुआ मेरे लिए क्या अजाब लाने वाली है। मैं कुर्सी पर बैठ गया था और मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। एक ड्रीम गर्ल के ख्वाबों को पूरा करने का फैसला। किसी को तो उसकी मोहब्बत मिले ना, ये मेरे लिए आसान ना था, लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना था ना। वो एक नई सुबह थी, नए फैसले करने की सुबह। मैं अम्मी के कहने पर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया, मगर नाश्ता करने का कोई मूड नहीं था। अमीन, मैंने तुमसे बात करनी है, अम्मी ने मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी अम्मी, कहें। मैं सोच रही हूँ कि रिफ़त से तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ। तुम हफ्सा से मिल चुके हो ना, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मैंने खाली निगाहों से अम्मी को देखा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कहा, और इसके बाद मुझे कोई एहसास न रहा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि हर शय एकदम स्लो मोशन में चली गई थी। खैर, मैंने जैसे तैसे करके वो दिन शाम तक गुजारा और शाम को मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। थोड़ी देर में मेरे सामने याकूत आ गया था, मगर ये क्या, वो तो उदासियों और गमों की जिंदा तस्वीर बनकर आया था। कल तक तो वो बेहद खुश था और आज, हमीन, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने के लिए आया हूँ।
मैंने रोशनी पर बहुत जुल्म किया है। मैं प्यार में अंधा हो गया था और मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। आज सुबह सादिया को एक सांप ने डस लिया था। इस मर्तबा वो सच में मर गई है। इतना कहकर वो जिन रोने लगा और मैं सख्ते में खड़ा उसे रोता हुआ देखता रहा। इतने बरस गुजर गए। याकूत अपनी दुनिया में लौट कर चला गया था और अब शायद पहले की तरह बेचैन हो, क्योंकि मकतूल कोई भी हो, कत्ल जैसे भी हो, कातिल सुकून से नहीं रह सकता। यही कुदरत का इंसाफ होता है। और याकूत कातिल था रोशनी का। मैंने भी उस ड्रीम गर्ल के ख्वाबों को सहारा दे दिया था, लेकिन मेरा दिल और मेरी रूह सिर्फ सादिया की थी। ये बात हफ्सा भी जानती थी और कोई एतराज नहीं था। मैं अक्सर सादिया की कब्र पर जाता हूँ और अक्सर ये बात सोचता हूँ कि वो मोहब्बत जिसमें सिर्फ महबूब को पाने की तमन्ना हो, एक बीमारी की तरह होती है जो इंसान के दिल को लग जाती है और दिल को बीमार कर देती है। जब इंसान का दिल बीमार हो जाए तो बाकी का बदन भी काम करना छोड़ देता है। इसलिए ऐसी मोहब्बत से बचना चाहिए।